ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पूरे देश में तिरंगे झंडे का यात्रा निकाला गया था। हम तिरंगे झंडे फहराते रहे और वो पेंडेमिक ट्रीटी पर साइन करते रहे। 124 देशों ने समर्थन दे दिया है, पेंडेमिक ट्रीटी पर साइन हो गया है और 11 देशों ने अपना वोटिंग नहीं किया, जिसमें एक अमेरिका है। लोग हमको गालियां दे रहे थे, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं होता। हो गया ना, अब तो हो गया, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं। पेंडेमिक ट्रीटी पर साइन करने का मतलब है कि अगली बार अगर कोई महामारी आया तो उस महामारी के पीरियड में हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसमें जितने भी नियम कानून सिद्धांत हैं उसको नहीं माना जाएगा। और किसको मानना पड़ेगा? पेंडेमिक ट्रीटी में जितने भी नियम कानून सिद्धांत हैं वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। WHO के गाइडलाइन सारे के सारे यहाँ पर लागू हो जाएंगे। मतलब हमारा जो देश है वो अपने संविधान से नहीं चलेगा, WHO के संविधान से चलेगा, उसके सिद्धांत से चलेगा। पेंडेमिक ट्रीटी में जो भी नियम कानून लिखे हुए हैं उसके हिसाब से हमारा देश चलेगा। एक ग्राम सभा भी होती है जिसका अपना लॉ है, प्रकृति का लॉ, वो भी नहीं चलेगा। सिर्फ क्या चलेगा? तो WHO का लॉ चलेगा। पेंडेमिक ट्रीटी में जो भी नियम कानून सिद्धांत हैं वो सिर्फ चलेंगे। पेंडेमिक ट्रीटी का समझौता एक ऐसा समझौता है जो शैतानों का बल प्रदान करती है और इससे मानवता गुलाम होता है। क्यों? हम जो खुल करके बात बोल रहे हैं या पिछली बार बोला गया है, अगली महामारी के दौरान हम नहीं बोल पाएंगे। मान लीजिए एक्स नाम का कोई महामारी आया तो हमारे देश का संविधान उस समय बंद हो जाएगा, WHO का संविधान चालू हो जाएगा। तो हम उस संविधान के तहत काम करेंगे, न कि अपने संविधान के तहत। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बोलने का आज़ादी दिया गया है, प्रश्न पूछने का आज़ादी दिया गया तो हम तो पूरा प्रश्न पूछेंगे, हम तो बोलेंगे, हम तो आवाज़ उठाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हमें जेल भेज दिया जाएगा। उसी के लिए डिटेंशन सेंटर इन्होंने बना के रखे हुए हैं। मतलब उस महामारी के दौरान हम कोई भी सरकार से सवाल नहीं कर सकते, किसी भी तरह का सवाल नहीं कर सकते। जिस वायरस के कारण से महामारी आई है उस पर भी कोई भी सवाल जवाब अपन नहीं कर सकते हैं। और ये पूरी तरीक़ा से एलोपैथिक मेडिसिन पर हमें डिपेंड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस महामारी के दौरान हम कहेंगे कि भाई होम्योपैथ से इलाज करा लेंगे, यूनानी से करा लेंगे, आयुर्वेद में चले जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते, ये उनके विरुद्ध हो जाएगा। आपको मैंडेटरी वैक्सीन लेना ही पड़ेगा। आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, ना आप महामारी के खिलाफ एक शब्द भी बोल सकते हैं। ये मुंह जो है ना बंद करा दिया उन्होंने। अगर गाइडलाइन के अनुसार है कि मास्क पहनना है तो मास्क पहनना है। अब उसका नुकसान आप नहीं गिना सकते हैं। अगर वैक्सीन लेना है तो उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। 1 दे चाहे 5 दे या 10 दे, आप सवाल उठा ही नहीं सकते। न उसके साइड इफेक्ट के बारे में उठा सकते हैं, न लॉकडाउन की स्थिति पर उठा सकते हैं। सैनिटाइजर रगड़ते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, आप नहीं बोल सकते उनके खिलाफ कुछ भी। पूरी तरीके से आपको कैद कर लिया गया है, कैद खाने में। और क्योंकि आपका संविधान चलेगा ही नहीं और प्रकृति का लॉ भी नहीं चलेगा, ग्राम सभा की लॉ भी नहीं चलेगा।
तो जीने का अधिकार भी सब खत्म। तो लोग इसको मजाक बना के चल रहे थे। हमने बहुत कोशिश किया। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने डाला था। 2020 में मैं बता दिया था कि क्या क्या होने वाला है। 2020 में मैं बताया था कि 2025 में क्या क्या होने वाला है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे इस बात को। बहुत जगाने की कोशिश किया गया। 2015 से मैं इस काम में लगा हूँ। 10 साल हो गए। मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब की नौकरी के लिए मैंने पढ़ाई नहीं किया। सिर्फ मानवता को बचाने के लिए हमने अध्ययन किया है, शोध किया है। जब लोगों ने नहीं समझा तब मैंने एक तरकीब निकाली कि जो भी सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक है, ये सब तो बंद होने वाले हैं, बंद हो जाएंगे। तो हमारे पास ऐसा क्या चीज है जिसको हम बचा कर रख सकते हैं? तो वही शोध पत्र को हमने छपवाया, स्वयं से लिखा, और अब लोग संविधान की बात करते हैं। 24 किताबें लिख डाला मैंने, उसमें 12 पुस्तक तो प्रकाशित हो गई है, तीसरा मलेच्छरा जाने वाला है। अब लोग समाधान की बात करते हैं। अब क्या समाधान है? समाधान एक ही है अब कि संगठित हो जाओ। अगर आप किसी भी राज्य में हैं या किसी जिला में हैं या किसी गांव में हैं, तो एक व्यक्ति अगर जागरूक इंसान है तो 20 व्यक्ति, कम से कम 20 या 25 व्यक्तियों का एक समूह बनाएं और संगठित हो जाएं उसमें, और अपना व्यवस्था खुद बनाएं। हर गांव को व्यवस्था बनाने की जरूरत है। भाई देखो, शहर तो कोई बचने वाला है नहीं। शहर तो कैदखाना, जेल हो गया है। कोई शहर नहीं बचने वाला है। बचेगा तो सिर्फ गांव बच सकता है। और पहले तो ऑप्शन था ग्राम सभा का, उसमें अपने नियम चलते हैं, प्रकृति का लॉ भी चलता है, सामाजिक लॉ भी चलता है। अब तो वो भी सारा चीज फेल हो जाएगा। अब ग्राम सभा का लॉ भी फेल हो गया पैंडेमिक ट्रीटी आने के बाद में। तो समाधान क्या? समाधान है बस एकत्रित होना, संगठित होना और अपना व्यवस्था बनाना। एक ऐसा व्यवस्था बनाओ जो सरकार पर डिपेंड न रहे, मतलब अपना खुद का व्यवस्था। तभी आप बच सकेंगे। आप कहीं भी रहिए, पूरे भारत के अंदर कहीं भी या विश्व में कहीं, अगर आप सरकार के किसी भी तरह का सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं और अपना सभी सुविधाएं स्वयं से सुचारू रूप से कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, उसको व्यवस्थित रूप दे सकते हैं, तो ही आप बच सकेंगे। नहीं तो बचने का कोई भी चांस नहीं है। और ये कैसे हो सकता है? इसी के लिए मैंने दिया था स्वतंत्र भारत का संविधान। लोग तो इसको पढ़े नहीं, लेकिन विरोध बहुत किए। जो किताब नहीं पढ़ा वो विरोध बहुत ज्यादा किया। मैं शुरुआत से ही बोला कि भाई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई वैश्विक व्यवस्था नाम की जो संविधान है, ये पूरे विश्व पर लागू करने के लिए शैतानी ताकतों ने इसको लिखवाया है, नई वैश्विक व्यवस्था। और पैंडेमिक ट्रीटी क्या है? उसको शक्ति प्रदान करने वाले। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करवाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNO संस्था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो बहुत सारे बैंकर्स भी हैं इसके अंदर, लेकिन वो अपने संविधान बना चुके हैं कि हम पूरे विश्व को कैसे चलाएंगे। आपके पास कौन सा संविधान है? क्योंकि आज जो भारत का संविधान जिसको आप मानते हैं अम्बेडकर जी का, ये तो फेल हो गया। अब वैसे भी लोग बताते हैं कि भाई इसमें कोई संविधान है नहीं, अब बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो आप ये बताइए कि 1947 से लेकर अभी तक क्या कर रहे थे? 78 सालों में 78 सालों में आपने क्या किया? मैंने तो एक ही सवाल पूछा सभी बुद्धिजीवी वर्गों से कि आप ये बताइए कि इन 78 सालों में
भारत में ऐसा कोई विद्वान हुआ पैदा जिसने संविधान को लिखा, बोला ये हमारे भारत, स्वतंत्र भारत का संविधान है? सबने समाधान सिर्फ बताया, सबने सिर्फ समाधान बताया। ये समाधान है हमारे पास, ये संविधान है, संपूर्ण समाधान है। सिर्फ समाधान करने से व्यवस्था नहीं चलती है। व्यवस्था चलाने के लिए सिद्धांत की जरूरत होती है, और वो सिद्धांत कहाँ मिलेगा आपको? शास्त्रों में मिलेगा, उपनिषदों में मिलेगा, वेद में मिलेगा, स्मृतियों में मिलेगा। वो सिद्धांत आपको रिसर्च करेंगे उसमें मिलेगा। समाज के भीतर आप जाएंगे और उनके विधि व्यवस्थाओं को देखेंगे, वहां से सिद्धांत निकलेगा। आप बताइए 78 सालों में कोई ऐसा विद्वान का नाम बताइए जिसने संविधान लिखा हो भारत का? नहीं किसी ने नहीं लिखा अब तक। हमने लिखा है, लेकिन हमें सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं? 10 व्यक्ति भी नहीं है। खुद ही लिखता हूं, खुद ही टाइप करता हूं, खुद ही उसको एडिट करता हूं, खुद ही पुस्तक का कवर पेज डिजाइन करता हूं, खुद ही पैसा सब चीज लगाता हूं, और प्रकाशन से बात करके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सब चीज खुद ही प्रकाशित करवाता हूं। वाह! एक भी व्यक्ति, 2-4 लोगों को छोड़ करके, वो अभी अभी आए हैं, 2-4 महीने में आए हैं 2-4 लोग, सब कुछ छपवाते हैं, कोई आगे नहीं आता है, और सब कुछ क्या कहते हैं? पीडीएफ है तो भेज दीजिए। कई लोगों को खुद ही पैसा लगाकर कोरियर भी करना पड़ता है। पता चलता है कि लोग पुस्तकें छपवाते हैं और फ्री में बांटते हैं, हजारों किताब, लेकिन वो मेरा एक पुस्तक नहीं ले सकते। कुछ लोग कहते हैं आपका पुस्तक का प्राइस इतना है। ठीक है, इतना प्राइस है, एक लेखक तो भूखे मर जाएगा। मैंने गवर्नमेंट जॉब का नौकरी लात मारा, किस लिए? मानवता को बचाने के लिए, और वो है कि समाज को बचाने के लिए, और समाज कहता है कि तू मर जा, तुझे आवश्यकता नहीं है। गुरुकुल लोग चिल्लाते रहे, हमने क्यों लिखा? गुरुकुल में पाठ्यक्रम के तौर पे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी विषय है आपका? यहाँ पर 2 शिक्षा तंत्र चल रहा है, एक एनसीईआरटी का चलता है केंद्र सरकार का, एक चलता है राज्य सरकार का। और हिंदुओं का संगठन में गुरुकुल शिक्षा नीति आप जिसको बोलते हैं, वो स्वतंत्र रूप से है? नहीं है। उसका कोई पाठ्यक्रम है? नहीं है। उसका कोई सिलेबस है? नहीं है। वही सिलेबस तैयार करने का हमने काम किया। 14 पुस्तकें लिखी, जिसमें 13वां पुस्तक प्रकाशित हो रही है, और वो जो 13 पुस्तक है वो सब गुरुकुल में पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम के तौर पे है। ये भी जो स्वतंत्र भारत का संविधान है, ये भी पाठ्यक्रम के तौर पे है। लेकिन लोग गालियां देना जानते हैं, बिना पढ़े बगैर, बिना जाने बगैर, बिना सोचे समझे बगैर। हर कोई मुझे कहता है कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए। भाई, जिसके लिए जो बना है वही वो कर सकता है। एक व्यक्ति में जो गुण होता है, जिसके लिए होता है, वही चीज वो बन सकता है, वो कर सकता है। और जब उस सिद्धांत को मैं बताने लगता हूं तो किसी को यहां से दिक्कत होने लगती है। सबके अपने अपने थ्योरी बने हैं, किसी को कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, बस चल दिए भेड़ चाल में, समझना भी नहीं है। तो ये सब सारी चीज दिक्कतें हैं, हर तरफ से आपको दिक्कतें हैं। समस्या और समाधान, जब तक आप समस्या को जानेंगे नहीं तो समाधान पर आप जाएंगे ही नहीं। हर समस्या का समाधान हमने बताया है, और समस्या को भी मैंने बताया है। अब ये अमित राठौर जी बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक का मालिक कौन? शैतानों का मायाजाल हमारा पुस्तक पढ़िए। देवेंद्र बलहारा जी का जो पुस्तक आया था ना, वो मेरे पुस्तक आने के, छपने के 8 महीना के बाद उनका पुस्तक छपा था,
और तब बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र बोले थे कि आपने क्या लिखा, बलहारा जी के किताब से आपने 2 कॉपी मारा होगा। हम बोले कि उन बलहारा जी का जो किताब आ रहा है ना 8 महीना के बाद आ रहा है, छप रहा है, मेरा 8 महीना पहले छपा था। और दोनों किताब को आपने आमने सामने करके देख लीजिए कि इसमें क्या है। किसी ने कहा कि नहीं, बैंकों का मायाजाल जो आया था ना उससे आपने कॉपी किया है। जरा रख के तो देखिए, सब चीज बताया गया है पहले से। लेकिन किसी को समझना नहीं है, बैठना नहीं है। और उन्हीं लोगों को जब बोलते हैं कि आइए हमारे पास और हमारे साथ बैठिए, चर्चा करते हैं, जब समाधान हम बताते हैं, कुछ आप बताइए, कुछ किया जाए। लेकिन किसी के पास टाइम है नहीं, सब कोई बिजी है कमाने खाने में। बस 3 ही चीज में लोग बिजी हैं, नौकरी चाहिए और कागजी पैसा चाहिए और मस्ती चाहिए, मौज मस्ती चाहिए। बस ये 3 ही चीज में लोग फंसे हुए हैं। संविधान के लिए भैया अपना व्यवस्था आपको खुद बनानी पड़ेगी। और अपना व्यवस्था कैसे बनेगा, उसके लिए सिद्धांत चाहिए। बिना सिद्धांत का आप अपना व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। आप स्वयं से सिद्धांत बना सकते हैं प्रकृति के सिद्धांत के हिसाब से, और नहीं तो शास्त्रों के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो अगर आपके पास दिमाग है तो आप बना लीजिए, स्वयं का व्यवस्था बना लीजिए। मतलब अगर आप एक गांव में व्यवस्था अगर अपना बनाते हैं तो ऐसा व्यवस्था बनाना पड़ेगा कि बिजली का भी आवश्यकता अगर आपको है तो आपको खुद जनरेट करनी पड़ेगी। जलावन का भी चाहिए तो गैस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपके पास खुद का गोबर गैस होना चाहिए। मतलब अपना व्यवस्था, अनाज का भी चाहिए तो आपके पास खुद का अनाज चाहिए, कपड़े भी चाहिए तो इसका भी तकनीक आप वहीं पर होना चाहिए। जो कुछ भी जरूरत है आपको स्वयं का वहां पर निर्माण करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने स्वतंत्र भारत का संविधान लिखा कि भैया जिसके पास जो है। हम तो भारत का संविधान लिखेंगे जो सिद्धांत चलता है शास्त्रों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर। एक उदाहरण मैं देता हूं, एक परिवार कैसे चलेगा, एक परिवार कैसे चलता है, लोगों को नहीं पता। भारत में 99.99% लोगों को नहीं पता कि एक परिवार कैसे चलता है, बस चला रहे हैं। तो बताइए कौन सा घर सुखी है भारत के अंदर। अभी शादी हुआ, शादी होने के बाद बंटवारा, नौकरी लगा, नौकरी के बाद में बंटवारा, कोई बाहर पढ़ने के लिए जा रहा हूं वहीं पे शादी कर ले रहा है। कौन सा घर सुरक्षित आपका। एक परिवार को चलाने के लिए 40 सिद्धांत होते हैं। कितने? 40 सिद्धांत होते हैं एक परिवार को चलाने के लिए। उस 40 सिद्धांत में आप 4 भी नहीं जानते, 4 भी नहीं जानते, क्योंकि उस 40 सिद्धांत को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने 300 से ज्यादा कानून बनाए थे। वो इसकी अलग कहानी है। तो आप कैसे एक परिवार को सुखमय बना सकते हैं, चला सकते हैं। एक गांव को चलाने के लिए, एक गांव की व्यवस्था बनाने के लिए 28 सिद्धांत होते हैं। 28। एक गांव को बनाने के लिए, बसाने के लिए 28 सिद्धांत होते हैं। सरकार के पास क्या सिद्धांत है भाई? परिवार को बनाने के लिए सरकार के पास क्या सिद्धांत? सिर्फ एक, हम 2 और हमारे 2 बन गई परिवार। मतलब मैं किसी लड़की के शादी कर लेता हूं, दोनों साथ रहते हैं, हो गया परिवार। सिर्फ एक फार्मूला की जरूरत है। और गांव में क्या है? गांव में सिद्धांत सरकार के पास क्या है? बस एक पिन कोड जनरेट कर देना है गांव का, बस बन गया गांव, हो गया, बात खत्म हो गई। एक गांव को बनाने के लिए 28 सिद्धांत होते हैं। और वो गांव का जो समाज चलेगा वो कैसे चलेगा, उसके भी 60 सिद्धांत होते हैं। नहीं पता, उस 60 सिद्धांतों में एक सिद्धांत में नहीं पता, उस 28 सिद्धांतों में भी लोगों को एक भी सिद्धांत नहीं पता। कैसे? ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा चलता ही नहीं कहीं। इसीलिए हम नहीं जान पाते हैं कि हमारा न्याय तंत्र कैसे चलेगा, स्वास्थ्य विभाग कैसे चलेगा, व्यवसाय विभाग कैसे चलेगा। सभी तरह की व्यवस्था आप नहीं चला सकते किसी गांव में, जब तक आप उन सिद्धांतों को आप जानते नहीं हैं, जानेंगे नहीं।
इसीलिए मैंने स्वतंत्र भारत का संविधान में लिखा, भाई परिवार इस सिद्धांत पे चलेगा। यह चलता था, ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया, यह परंपरा से 1,96,08,53,124 वर्ष पुरानी है सनातन सभ्यता। और उस इतनी पुरानी सभ्यता में परिवार का जो सिद्धांत है वो 40 है, और उन 40 को मैंने लिखा। तो लोग हम पे आक्षेप लगाते हैं, आपकी उम्र तो 32 साल है, 33 साल है, आप 12 किताब लिख दिए, इतना महान चीज स्वतंत्र भारत का संविधान लिख दिए, कैसे लिख दिए इतने कम उम्र में? उससे क्या मतलब, आप भी लिख सकते हैं, यह रिसर्च है। हमने उतना समय दिया है, 10 साल का समय कम नहीं होता है, तन मन धन से 10 साल मैंने इसमें समय दिया है। तो व्यवस्था बनाने के लिए आपको सिद्धांत चाहिए, और सिद्धांत मैंने आपको दे दिया है। अगर किसी को चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो भी आप अपना व्यवस्था बना लीजिए। अमित राठौर जी बोल रहे हैं कि बैंकों का मायाजाल पुस्तक पढ़े हैं, तभी से समझ में आ गया कि देश हमारे देश के नेता नहीं बल्कि एलिट ग्रुप चला रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बैंकों का मायाजाल, शैतानों का मायाजाल पार्ट 1, ये बैंकों का गुलामी हमारा पुस्तक है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि रुपया का इतिहास क्या है और डॉलर का इतिहास क्या है, आपको मेरे पुस्तक से भी पता चल जाएगा। आज से 1000 साल पहले तक का पूरा बायोडाटा आपको मिल जाएगा पुस्तक के माध्यम से। और जो शैतानों का ये जो 13 परिवार है रॉथस्चाइल्ड फैमिली का, उसका भी पूरा का पूरा कुंडली, उसके परिवार का हर चीज आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि समाधान किसमें है? समाधान सिर्फ एक ही अब रह गया है, संगठित होने का। अगर आप जिस एरिया में भी हैं, जिस गांव में भी हैं, अगर आपको 25 आदमी नहीं जानते, मान लीजिए कि आपको किसी पुलिस ने पकड़ लिया और वहां पर 25 आदमी नहीं जुटता है, तो आपको देशभक्त कहलाने का कोई अधिकार नहीं, आपको क्रांतिकारी कहलाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने उस तरीका से अपने आप को विकसित नहीं किया है। आप भी उन्हीं अंधभक्तों के भीड़ में हैं। इसलिए संगठित होइए। जब दूसरा कोई मुसीबत में पड़े तो आप जाइए, जब आप जाएंगे तभी आप मुसीबत में पड़ेंगे तो कोई आपके पास आएगा। ये 2020 में मैं बता चुका हूं कि ये बहुत भयानक रूप से 2025 में जो महामारी आएगी, बहुत भयानक रूप से, अभी तो कुछ नहीं है, ये जुलाई में लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं, जुलाई में महामारी। और अगर खुदा न खास्ते अगर आ जाता है, लाई जाती है, तो अगली बार तो बहुत अच्छी तरीका से चाप देंगे, क्योंकि हर इसी समय से एनआरसी की बात हो रही है, सीएए की बात हो रही है, नागरिकता, आप नागरिक भारत के हैं कि नहीं, इस पर सवाल उठ रहा है। जमीनों को कब्जा करने के लिए उन्होंने सब ऑनलाइन करके रखा हुआ है, हर चीज इसी समय हो रहा है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध का बीज भी इसी तरह से बोया जा रहा है। भारत और चीन का युद्ध होगा, ये भी बीज अभी बोया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख लिया। तो हर तरफ से ये आपको चाप रहे हैं। ब्लैक आउट जो है, नाम किसी ने सुना नहीं था, जैसा लॉकडाउन नाम सुना नहीं था उस समय 2020 में, उसी तरीका से ब्लैक आउट का नाम किसी ने सुना नहीं था, वो भी सुना दिया आपको। साइबर अटैक का नाम किसी ने नहीं सुना था, वो भी मोबाइल में रेगुलर चल रहा है। अब तो साइबर अटैक कहीं हो जाए तो लोगों को ये लगेगा कि चलो ये तो नॉर्मल है, वो तो होता ही रहता है। अब मोबाइल का नेटवर्क सर्वर अटैक जिसको बोलते हैं, अगर वो चला जाएगा, आज ही स्पेन में हुआ है, मैंने पोस्ट भी डाला। स्पेन में क्या हुआ, अचानक से मोबाइल का सर्वर चला गया। तो एक दूसरा भी एक विकल्प होता है इमरजेंसी नेटवर्क का, वो भी फेल हो गया। हालांकि वो सरकारी होता है, लेकिन वो भी फेल हो गया।
तो ये दिखाने का कोशिश करते हैं कि आम पब्लिक के लिए जो मोबाइल का नेटवर्क सर्विस है वो तो फेल हो ही सकता है, लेकिन जो सिक्योरिटी पर्पज से है, जो सरकार के लिए है, वो भी फेल हो सकता है। तो ये आपके माइंड को ब्रशअप कर रहे हैं कि सिक्योरिटी भी फेल्यूर हो सकता है, मोबाइल का नेटवर्क भी जा सकता है। तब जब मोबाइल का नेटवर्क भी जा सकता है, साइबर अटैक भी हो सकता है, तो समझिए कि वो हर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप उसको आप जानिए। जैसे डिटेंशन सेंटर का नाम उन्होंने क्या कर दिया, पब्लिकली कर दिया, उसके बारे में आप जानिए। जैसे सैनिटाइजर, जैसे उस समय बोला गया था कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस मतलब समाज को खत्म कर दीजिए। तो हर चीज को आपके दिमाग में डाला जा रहा है ताकि वो लेकर के आएंगे। अभी नया चीज आ गया है, एनर्जी वेव, डायरेक्ट हीट वेव, ये सब जो शब्द हैं वो आपके दिमाग में लगातार डाल रहे हैं ताकि आप इन सब बातों के बारे में जाने कि ये सब सारा चीज हो रहा है। डायरेक्ट हीट वेव, डायरेक्ट हीट वेपन, ये सब आपके दिमाग में डाले जा रहे हैं कि ऐसा भी होता है। रोबोटिक सिस्टम हर चीज में डाले जा रहे हैं। अभी बलिया में आपने देखा कि इस तरीका से रोबोट पढ़ा रही है बच्चों को, कुछ भी आप सवाल पूछिए वो सवाल का जवाब देती है। बस यही है, इमोशन नहीं बन पाता है बच्चों और उसको में। तो बच्चे क्या करते हैं, गाली भी दे के बक के चले जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो मेमोरी है ना, वो पहचान नहीं पता है कि सामने वाला क्या गाली दिया हमको कि क्या किया। लेकिन वो भी अगर प्रोग्राम कर दिया जाए तो वो भी पकड़ लेगी कि हमको गाली देकर बच्चा बक के गया है। तो हर शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर तरीका से आपको चापा जा रहा है और चापा गया है। आप कहीं के नहीं हैं, आपके जमीन नहीं बचे। आप ये बताइए कि आपके पास ऐसा कौन सा चीज है सरकार की व्यवस्था में जो आपका है? क्या आपका घर आपका खुद का है? नहीं है, क्योंकि हाउस टैक्स देते हैं, रेंट टैक्स देते हैं। आप जो पानी पीते हैं क्या वो है जो घर में चलाते हैं? नहीं, वो भी वाटर टैक्स आप देते हैं, रेंट टैक्स में देते हैं। आपके पास ऐसा क्या है? कोई जमीन है? जमीन आपके पास 1 इंच भी नहीं है पूरे भारत में, न किसानों के पास है न किसी और के पास है। क्यों? क्योंकि सभी एग्रीकल्चर टैक्स देते हैं, जमीन का लैंड टैक्स देते हैं, मसूल मलुकजारी का टैक्स देते हैं। इसलिए जमीन आपके पास है नहीं, घर आपके पास है नहीं, तो आपके पास ऐसा क्या है जो आपका है? क्या आपकी पत्नी आपका है? आपके अधिकार में है? नहीं है। वो भी धारा 377 497 पढ़ लीजिए कि अगर आपकी पत्नी अगर किसी गैर पुरुष के साथ अगर सोए तो आप FIR नहीं कर सकते कि मेरी पत्नी किसी और के साथ में होटल में जाकर सो रही है। क्यों? अगर आप FIR करेंगे तो उल्टा केस आप पर चलेगा, क्योंकि उसको जीने का अधिकार, स्वतंत्र जीने का अधिकार आप छीन रहे हैं। तो आपको अपने पत्नी पर भी अधिकार नहीं रहा। क्या आपका अधिकार आपके बेटी पर है, बेटा पर है? नहीं है। 21 साल से कम उम्र की लड़की अगर है, आपकी बेटी है, तो उसका आप शादी नहीं कर सकते। लेकिन 16 साल की अगर वही लड़की आपकी हो जाए और किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में होटल रूम में जाए तो आप देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, FIR तक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए उसको अधिकार दिया है सरकार ने। तो मुकदमा आप पर चलेगा कि आप अपने बेटी को क्यों रोक रहे हैं, उसके आजादी को आप हनन कर रहे हैं। तो मुकदमा आप पर चलेगा, ना कि आपकी बेटी पर चलेगा। तो आपका अधिकार किसी पर नहीं रहा, न बहू पर रहा, न बेटी पर रहा, न स्वयं के पत्नी पर रहा। क्या बेटे पर रहा? मान लीजिए कि छोटा है उस पर रहा? नहीं, वो भी स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, उसका भी अपार ID कार्ड बन रहा है। तो अपार ID कार्ड जो बन रहा है
तो स्कूल आप पेंडेमिक ट्रीटी तो साइन हो चुका है, तो अपार आईडी कार्ड जब तक बनेगा नहीं तब तक बच्चे का एडमिशन आपका होगा नहीं स्कूल में, और वो अपने हिसाब से दवा उसको चलाएंगे। अब तो हर स्कूल को यह अधिकार मिल गया है कि वो बिना माँ बाप से पूछे किसी भी तरह का वैक्सीन लगा सकते हैं। यह WHO का गाइडलाइन है, वो दे देंगे। तो आपका अपने बच्चे पर भी अधिकार नहीं है। हाँ, अगर आपको वैक्सीन नहीं दिलवानी है बच्चों को और आप अधिकार जमाना चाहते हैं तो भाई स्कूल में नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में भेजेंगे तो वो अपने गाइडलाइन के हिसाब से वो करेगा। तो बिना अपार आईडी कार्ड बनवाए हुए, बिना स्टूडेंट कार्ड बनाए हुए किसी भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता है। तो बच्चों पर भी आपका अधिकार नहीं है, न जमीन पे है। अच्छा, आपको अपने खुद के शरीर पर अधिकार है, खुद के शरीर पे वो भी नहीं है। पेंडेमिक ट्रीटी ने वो भी आपका अधिकार छीन लिया है। कैसे भाई? वैक्सीन अगर आपको लगवानी है तो लगवानी है, आपने वैक्सीन नहीं लगवाया, सरकार का गाइडलाइन नहीं फॉलो किया, तो आपको रेलवे का टिकट नहीं मिलेगा, आप वायुयान से यात्रा नहीं कर सकते, आपको सरकारी सुविधाएं आपको नहीं मिलेगा। वो सर्टिफिकेट जब आप नहीं दिखाएंगे तो आपको पेंशन भी नहीं मिलेगा, आपको राशन भी नहीं मिलेगा। तो क्या आपका शरीर पर आपका खुद का अधिकार है? नहीं है। दैट्स ऑल। अब बताइए, आपको बोलने का अधिकार है? बोलने का अधिकार नहीं है। यहां पर तो सवाल सरकार पे से अगर सवाल अगर पूछ दिया जाए तो FIR हो जाती है। सिर्फ सवाल पूछने पर FIR हो जाती है, वो सिक्योरिटी मामला बन जाती है, और वो भी नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन जाता है। सिर्फ सवाल पूछते हैं तो बोलने का अधिकार भी खत्म हो गया। अब तो महामारी का नाम अगर ले लेंगे तो वीडियो उड़ जाएगी या मुकदमा लग जाएगा। सवाल पूछ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो बोलने पर भी हैं। अच्छा, क्या आप सांस ले सकते हैं? उसमें भी मास्क लगा दिया है। मुंह तो बंद रह गया भैया, हम कहेंगे तभी नाक से खुली हवा ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते हो, नहीं तो चालान हो जाएगा 100 रुपए का, 500 रुपए का, अलग अलग एरिया में जो रखा होगा। तो आपको बोलने का अधिकार भी छीन लिया है, आपको सांस लेने का भी अधिकार छीन लिया है। क्या देखने का अधिकार आपको है? वो भी नहीं है। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, कहीं बलात्कार होता हुआ देख लिए, आंख से देख लेते हैं और पुलिस को बताते हैं, तो मुकदमा पहले आप पर चलेगा, न कि बलात्कार करने वाले पर। पहले आपसे पूछी जाएगी, आप क्यों जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे, आपको जाने की जरूरत क्यों पड़ी। तमाम चीजें आपसे पूछी जाएंगी पहले, कार्रवाई होगा बाद में। देखने का अधिकार भी नहीं। इसलिए कहा गया है कि गांधी जी का 3 बंदर, एक है जो मुंह बंद किया हुआ बंदर। मतलब अगर इस लोकतंत्र का मतलब यही होता है, क्योंकि परिभाषा इसका कुछ डेमोक्रेसी में अलग होता है। डेमोक्रेसी में कहता है कि भैया मुंह बंद करके रखो, कुछ बोलो मत, गूंग बन के रहो, और जब गूंग बन के रहोगे तभी लोकतंत्र में तुम रह सकते हो, डेमोक्रेसी में रह सकते हो, वरना नहीं रह सकते। दूसरा बंदर आपको सिखाता है आंख बंद किया हुआ कि सब चीज बुरा हुआ देख सकते हो, लेकिन देख करके और सीमित कर लोगो अपने। बुरा चीज देखना नहीं है, और देखना है तो किसी को बताना नहीं है। बुरा होना है, हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, होने दो। कोई किसी को गोली मार रहा है, छुड़ाने के लिए मत जाओ, क्योंकि छुड़ाने के लिए जाओगे तो मुकदमा पहले तुम पर चलेगा। तुम क्यों गए थे, तुम्हारा क्या रिलेशन है, किस लिए, मानवता बाद में आएगी। इसलिए तीसरा बंदर क्या कहता है, कान बंद किया हुआ है भैया। वो इसलिए नहीं है कि बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, वो है कि कोई भी क्रांतिकारी कितना भी चिल्लाकर बोले, कोई भी देशभक्त कितना भी चिल्लाकर बोले और समझाए, उसकी बात नहीं सुनना है।
हम लोग है ना क्रांतिकारी, हम लोग है ना कि कुछ अच्छा हो जाए समाज में, देशभक्त, हम चाहते हैं कि कुछ देश में अच्छा हो जाए, लोगों को समझा दें। तो लोग अपने कान को बंद किए हुए हैं। भाई बहिर हो जाओ, यही का सिखाता है डेमोक्रेसी में, बहिर हो जाओ, सुनना नहीं है। क्योंकि सुन लोगे तो समझ जाओगे कि क्या गड़बड़ी है और कहाँ से गड़बड़ी हो रही है, तो फिर सब चीज ठीक हो जाएगी। तो जब सब चीज ठीक हो जाएगी तो नेता को कौन माला पहनाएगा, कौन पूजेगा उसको। इसलिए सुनना नहीं है डेमोक्रेसी में। इसलिए वो बंदर कान को बंद किए हुए बताता है गांधी जी का कि भैया अगर आपको डेमोक्रेसी में रहना है तो भैया गूंग बन के रहिए, अंधा बन के रहिए और बहरा बन के रहिए, तो आप डेमोक्रेसी में चल सकते हैं, वरना आप नहीं चल सकते हैं। परवीन जी बोल रहे हैं कि असली गुलामी तो अब शुरू हुई है। जी अभी शुरू हुई है, अब शुरू हुई है, इसकी स्वागत करिए। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, नीरज चौहान जी जुड़े हैं, रवि राठौर जी जुड़े हैं, विकल्प जी जुड़े हैं, वैद हरिराम जी जुड़े हैं, अजय दास जी जुड़े हैं। तो कहने का मतलब है कि विकल्प क्या है, संगठित रहना, एक हो जाइए और अपना व्यवस्था बनाइए, बस यही दो विकल्प है। इसके अलावा कोई विकल्प तीसरा है नहीं। अगर किसी को कोई विकल्प नजर आता है, समाधान नजर आता है, तो जरूर आप कमेंट में बताइएगा कि हम इस गुलामी से कैसे बच सकते हैं। हमने जो कुछ करना था हमने कर दिया। हमने स्वतंत्र भारत का संविधान दे दिया। गांव ऐसे चलेंगे, परिवार ऐसे चलेंगे, हमारी समाज ऐसे चलेगा, हमारा जो पंचायत है ऐसे चलेगा, हमारा जो जिला है ऐसे चलेगा, राज्य ऐसे चलेगा, हमारा जो देश है वो ऐसे चलेगा, इन सिद्धांतों पर चलेगा। वो सारा सिद्धांत हमने दे दिया है। हमारा जो स्कूल का, गुरुकुल का स्ट्रक्चर होगा ऐसे होगा, इन सिद्धांतों पे चलेगा। हमारा स्वास्थ्य विभाग इन सिद्धांतों पर ऐसे चलेगा। हमने जितना समझा उतना हमने सिद्धांत दे दिया है स्वतंत्र भारत का संविधान में। और हमने ये कहा है कि स्वतंत्र रूप से अपना व्यवस्था आपको बनाना पड़ेगा, हर गांव का अपना व्यवस्था बनाना पड़ेगा, तभी इस पैंडेमिक से अपन बच सकते हैं और एक नए भारत का निर्माण हो सकता है। और नहीं तो भाई ये तो मरना तय है, अंधभक्ति में रहेंगे तो मरना तय है। और जो कुछ भी बातें बताई गई है वो सब सत्य होगा। एजेंडा 2030 ये रुकने वाला नहीं है, वो अब रुकेंगे नहीं, वो लाएंगे। हमारे जैसे व्यक्तियों, हमारे आपके जैसे व्यक्तियों जो जागरूक हैं उनको रोल देंगे, क्योंकि पूरे भारत में हमको नहीं लगता है कि 25-30 हजार आदमी से ज्यादा बचा हुआ है जो जागरूकता के अभियान में लगा हुआ है। क्यों 25-30 हजार? क्योंकि इसके सपोर्ट में भी बस इतना ही है, 25-30 हजार, यानी मैक्सिमम 50-60 हजार ही आदमी है जो जागरूक हैं। बाकी जो हैं वो बस वो जानते हैं लेकिन वो बताएंगे नहीं, गूंग बंद करके हैं, वो बहरा बन के हुए हैं, वो पब्लिक में नहीं आना चाहते हैं। बस वो है कि बस हम किसी तरीका से दुबक जाए और हम बच जाएं, दुनिया जाए बाहर में, बस। इसलिए हम बोल रहे हैं 50 हजार से ज्यादा भाई हम लोगों की जनसंख्या नहीं है। इसलिए संगठित हो जाइए और अपना व्यवस्था खुद बनाइए। और एक आदमी के पास कम से कम 25 लोगों का संगठन होना जरूरी है कि एक व्यक्ति को अगर किसी भी तरह का तकलीफ हुआ तो भाई 24 आदमी तैयार है उसके लिए, खड़ा है, और उस अन्य लोग जो हैं उनके सपोर्ट में रहेंगे, बैक सिस्टम में। जो फ्रंट पे तो कभी आएंगे नहीं, लेकिन अंदर से वो लोग सपोर्ट में रहेंगे। तो वो भी हम बताएंगे, वो भी अलग सिस्टम है, युद्ध करने का भी तरीका है, वो भी अलग सिस्टम है। और किस प्रकार से सपोर्ट किया जा सकता है, उसकी क्या क्या धाराएं होती हैं, कितने मध्य में रहेंगे, कितने उसके बाद में रहेंगे, कितने फ्रंट में रहेंगे, वो सारे चीज़ें हैं। तो जिस प्रकार से आपका सवाल होगा उस तरीका से आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम उस सवाल का जवाब अगले वीडियो में हम आपको दे सकें। धन्यवाद।